हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शोभा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी मैनपुरी। आज हम द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जिसमें पहला पॉइंट है 1813 का आज्ञा पत्र, मैकाले का विवरण पत्र 1835, पाश्चात्य विवाद का अंत यानी कि 1839, इसके बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, अंग्रेजी शासन से पहले जो भारत में शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत में दी जाती थी, यानी कि मकतब के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, मदरसे के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी, और जो संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। पहले जो शिक्षा थी वो साइंस पर आधारित नहीं थी। आज की जो शिक्षा है वो साइंस पर आधारित है, ठीक है ना। मदरसे से संबंधित है उच्च शिक्षा से, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपर टेट में कि मदरसा किस शिक्षा से संबंधित है, तो उसका सही आंसर था मदरसा जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर देखिए, जब अंग्रेज भारत आए, जब अंग्रेज़ों का भारत पर आगमन हुआ तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और धर्म का प्रचार करना। लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग में फिर क्या हुआ? धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता के राजनीतिक रूप धारण कर लिया। क्या कर लिया? उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से थे जो शिक्षा को उच्च शिक्षा में परिवर्तित कर सके। तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्रारंभिक शिक्षा देने तक सीमित रही। क्या रही? प्रारंभिक शिक्षा देने तक। कब तक रही? 1765 तक। किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा, ये जो डेट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा टेट या सुपर टेट में, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई? 1791 में, ठीक है ना। तो देखो, कलकत्ता मदरसा जो था वो मुस्लिम लोगों से संबंधित था और जो बनारस संस्कृत कॉलेज जो था वो हिंदू लोगों से संबंधित था, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इन दोनों कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब अंग्रेज जो थे, उनके जो न्यायाधीश थे, उनको सहायता प्रदान करना था। फिर क्या हुआ? उसके बाद देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजरी द्वारा 1800 में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता नगर में। यह कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था। क्या असैनिक कर्मचारी जो संबंधित था, जो वहाँ के जो लोग थे वो सैनिक नहीं थे, मतलब उच्च अधिकारी थे, उनके लिए था। और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करना था, ठीक है ना। इन सब का ज्ञान भी लेना था उनको, मतलब वहाँ पे। फिर क्या हुआ? अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, इसमें 4 कॉलेज मैंने आपको बता दिए हैं। पहला है देखो, पहला जो कॉलेज है वो उसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी 1781, इसको याद रखिएगा। फिर 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद 1800 में क्या किया गया? विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता नगर में। किसके द्वारा की गई?
गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजरी के द्वारा की गई, ठीक है ना। फिर सबसे लास्ट में स्थापना की गई पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1818 में की गई थी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर आता है 1813 का आज्ञा पत्र। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आज्ञा पत्र था जिसमें प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था, ठीक है। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा गया। क्या बोला गया, मतलब क्या था ये? देखिए सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का जो उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया गया? कंपनी को दिया गया, और उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का व्यय करने का आदेश दिया गया। देखिए क्या हुआ, 1813 में जो आज्ञा पत्र था, मतलब 43वीं जो धारा थी, उसके अकॉर्डिंग भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया गया, और 1 लाख रुपए कम से कम प्रतिवर्ष धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया, ठीक है ना। अब चलते हैं मैकाले का विवरण पत्र 1835। देखिए इसमें जो 1 लाख रुपए दिए गए थे वो दे तो दिए गए थे, लेकिन बताया नहीं गया था कि ये पैसे जो हैं खर्च मतलब कैसे करने हैं, किस शिक्षा पर करने हैं, किस स्कूल पर करने हैं, कुछ भी नहीं बताया गया था। तो ये विवाद का जड़ बन के आया था लास्ट में, जो बहुत ही उग्र साबित हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैकाले का विवरण पत्र 1835। देखिए 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की कौशल के कानून सदस्य के रूप में भारत पर पदार्पण किया, ठीक है। उस समय तक पाश्चात्य यानी कि प्राच्य से मतलब है यहाँ पे प्राचीन सभ्यता यानी कि सांस्कृतिक सभ्यता से, ठीक है ना, और पाश्चात्य यानी कि इंग्लैंड की सभ्यता यानी कि अंग्रेजी सभ्यता, ठीक है। पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था, क्योंकि बताया नहीं गया था कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण था ये वाला। फिर मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के व्यक्तित्वों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास भेज दिया। उसमें देखिए इनने क्या बोला था, मैकाले के विवरण पत्र में क्या क्या व्याख्या की गई हैं, देखते हैं कि मैकाले ने अपने विवरण पत्र में क्या क्या व्याख्या करके भेजी थी। देखिए उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है, यानी कि उन पर कोई पाबंदियां नहीं होगी, किसी भी प्रकार से वो अपनी धनराशि को व्यय कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या था, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृति साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जाए, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या बोला कि केवल अरबी और संस्कृति साहित्य ही नहीं अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाए। फिर क्या हुआ, भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृति के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के विद्वान को भी शामिल किया जाए, ठीक है ना। ये भी इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। देखिए जो लॉर्ड मैकाले थे जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उनके अनुसार जो कुछ भी कार्य हो वो अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही हो, ठीक है ना। ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हों पर रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वत्ता में क्या हो, अंग्रेज हो। मतलब कुछ भी हो पर वो अंग्रेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा के नीति के दोष क्या थे। देखिए मैकाले के जो सुझाव थे उसमें शिक्षा नीति के में कुछ दोष भी आए, जैसे कि भारतीयों के लिए, देखिए भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ,
ठीक है ना, भारतीय जो थे उन्हें फूट पड़ गई, ठीक है ना, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, ठीक है ना, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया, विदेशी जो सभ्यता थी वो ज़बरदस्ती थोपी गई, भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे, ठीक है ना, सब कुछ अंग्रेजी शासन के अकॉर्डिंग होना प्रारंभ हो गया था। ये मैकाले के जो सुझाव थे उसमें कुछ दोष निकल के आए थे। अब मैकाले के सुझाव से भारतीय शिक्षा पर कुछ सार्थक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि भारत के लिए विश्वविद्यालय के द्वार खुलना, ठीक है ना, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना, भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये इसके सार्थक सुझाव थे। इसके बाद मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार नीतिगत घोषणा थी। क्या था? देखिए, मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का समर्थन करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नलिखित शब्दों में घोषित किया। क्या घोषित किया? देखिए, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। ये था इनका ये। फिर क्या था? देखिए, विवाद जो उत्पन्न हुआ था उसका अंत किस प्रकार हुआ? देखिए, पाश्चात्य विवाद का अंत 1839। देखिए, इसमें क्या था? लॉर्ड बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। किसने संभाला? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ऑकलैंड ने निर्णय लिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की, और इस घोषणा से क्या हुआ? प्राच्यवादियों जो थे वो प्रसन्न हो गए और विवाद का अंत हो गया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।